नमस्कार। न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानव श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी की। अब तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आगाज भी हो चुका है और शपथ ग्रहण के साथ मंत्रियों ने अपना कामकाज भी संभाल लिया है। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर के मंथन जारी है कि आखिर बीते एक दशक में ऐसा क्या हुआ कि मायावती का कोर वोट बैंक, यानी अनुसूचित जाति का वोट बैंक, दलित वोट बैंक, वो कैसे खिसक गया। पहले भारतीय जनता पार्टी में ने उसमें जबरदस्त सेंधमारी की और जब वो भारतीय जनता पार्टी से अलग भी हुआ तो वापस मायावती के पास ना जाकर के वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खाते में चला गया। बीते एक दशक की बात करें तो मायावती का वोट बैंक आधे से भी नीचे खिसक गया। तो क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश से मायावती का जनाधार अब पूरी तरीके से समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2014 के बाद से लगातार दलित वोट बैंक के एक बड़े हिस्से को, यानी जिसको हम गैर जाटव बिरादरी कहते हैं, उसको जिस तरीके से, जिस रणनीतिक तरीके से अपने पाले में लिया, वो अपने आप में हैरत में डालता था। वो भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ, जिसको सवर्णों की पार्टी कहा जाता था, उसमें पहले पिछड़े और दलित वोट बैंक के बाद में जुड़ने से उत्तर प्रदेश में लगभग वो अपराजय जैसी स्थिति में थी। इस बार उसको चुनौती इंडिया गठबंधन की तरफ से मिली। मायावती को भी उसमें शामिल करने के बहुत प्रयास किए गए, लेकिन जब वो शामिल नहीं हुई तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अकेले ही अपने दम पर दलित वोट बैंक को साथ में लाने के लिए मोर्चा संभाला और उसमें जिस तरीके से कामयाबी मिली, उसको लेकर के अब बसपा में भी मंथन शुरू हो गया है। तो क्या उत्तर प्रदेश में अब दलित वोट बैंक ने अपना नया ठिकाना तय कर लिया है? क्या चंद्रशेखर जैसे युवा नेताओं की तरफ अब दलित बिरादरी के लोग देखने लगे हैं? क्या वो बेहतर विकल्प की तलाश में है? और अब क्या अनुसूचित जाति का वोट बैंक अब बसपा की जागीर नहीं रहा? इन तमाम सवालों के साथ आज हम इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग दलों के जो स्पोक्स पर्सन है वो भी मौजूद है, साथ में प्रमोद गोस्वामी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय से उत्तर प्रदेश की सियासत को समझते हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। वो आज इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। तारिक खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ऋचा सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रही है और साथ ही प्रियंका गुप्ता को भी आज समाजवादी पार्टी जी का कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस चर्चा में बुलाया गया है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लेकिन आज इस बहस की शुरुआत हम प्रमोद गोस्वामी जी से करेंगे। प्रमोद जी, ये कल्पना नहीं की जा सकती थी 80 के दशक से लेकर के अभी 10 वर्ष पहले तक कि दलित वोट बैंक वो मायावती से इस कदर नाराज हो जाएगा कि बीते एक दशक में वो आधे से भी कम पर आ गया। 9% के आसपास ही वोट मिला। तो क्या माना जाए कि उत्तर प्रदेश की सियासत से अब मायावती का पूरी तरीके से सफाया हो रहा है, या यूं कहा जाए कि अब दलित वोट बैंक को दूसरे विकल्प भी मिल गए हैं, लिहाजा अब वो मायावती के साथ उस प्रतिबद्धता से साथ नहीं जुड़ा हुआ जैसे कभी वो प्रतिबद्ध हुआ करता था। मानस जी, अगर आपको ध्यान हो, जब चुनाव के वक्त जब आपके दिल्ली से लोग आए थे तब मैंने एक बात कही थी कि यहाँ के दलित चिंतकों, अम्बेडकरवादियों से जो मेरी बात हुई है और बाकी कुछ दलितों से जो बात हुई है, ये चुनाव परिणाम आने से 15 दिन पहले की बात या 10 दिन पहले की बात है, आपको स्मरण होगा। तो जी। मैंने कहा था कि जिस ढंग से 30-35% वोट बैंक खसकने की दलित वोट बैंक हो रही है तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे। जो 80 की बात कर रहे थे उनके सामने दिक्कत होगी और वही देखिए आएगी। ये ऑन रिकॉर्ड आपसे बात हुई थी, ये तो एक अलग बात है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए दो कारण हैं, दो क्या कारण बल्कि अनेक कारण हैं कि जिसकी वजह से बसपा से मायावती का जो दलित वोट बैंक है वो धीरे धीरे खिसकता चला गया। एक तो ये था कि काशीराम जी ने जब BS4 बनाया था तो उन्होंने दलितों को, पूरे दलित समाज को जोड़ के इसकी एक स्ट्रक्चर इसका खड़ा किया हुआ था। सारे राजनीतिक दल अगर देख लें, मैं एक एक पॉइंट करके बात कर रहा हूं, अगर आप कर लें तो भारतीय जनता पार्टी को दो देख लें तो उसका अपना सवर्ण वोट बैंक का आधार शुरू से रहा है, उसको उसने इंटैक्ट रखा और नेताओं को उसने साथ रखा।
समाजवादी पार्टी का देख लें तो यादव वोट बैंक, तो यादव को मुलायम सिंह या अखिलेश या शिवपाल जी ये उसको साधे रहे, या उन नेताओं को साधने की कोशिश की, उनको बचाए रखे रहे। अब अगर बसपा का अगर वोट बैंक देखें तो बसपा ने जो 11 जब ये इनकी सरकार बनी थी 9 में, 9 के बाद जो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की थी, इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के बाद से दलित वोट बैंक, ऐसा मेरा अपना निजी तौर पर मानना या कुछ समझना हो सकता है कि कहीं गलती हो, तो उसमें कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक हल्का सा उसमें एक थोड़ी सी हटा था, लेकिन एक उसके मन में थोड़ी सी खिन्नता या थोड़ी सी जो सोशल इंजीनियरिंग मायावती की थी उसको लेके कहीं ना कहीं दूरियां हुई। दूसरी बात ये रही कि उसके जितने भी काशीराम जी ने जो जमीन से जुड़े हुए नेता थे, जो दलितों के साथ के नेता थे, उन सारे लोगों को मायावती ने पूरी तरीके से एक रिसफल कर दिया, चाहे वो कुशवाहा रहे हों, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हों, नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे हों, ऐसे तमाम जो नेता थे जिनको कि काशीराम ने एक तैयार किया था, वो कहीं ना कहीं बरखूराम वर्मा, आर.के. चौधरी जैसे तमाम नाम हैं। तमाम, हाँ मैंने कहा ना कि बहुत सी कम से कम एक दर्जन है ऐसे लोगों को मायावती ने अपनी एरोगेंसी के चलते वो पार्टी छोड़ गई या तो निकाल दिया गया, निकलने को मजबूर हो गए। ये कारण हुआ, वहां से हुआ। तीसरी जो बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी 3-4 बार सरकार बनवाई, उसने निश्चित रूप से मायावती जी को मुख्यमंत्री के रूप में तो बैठा दिया, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत करीने से और बहुत सड़े हुए अंदाज में उसने अपने सारे कार्यकर्ताओं को, संघ के लोगों ने भी वहां जो दलितों के यहाँ बैठना, दलितों से बात करना, दलितों को अपने फोल्ड में लाने के जो प्रयास किए, उससे उसका जो 20-22%, 20-21% वोट था वो खसकता चला गया। और जो इस बार स्थिति हुई, इस बार भी मायावती ने अपना जीवन का ब्लंडर किया ये कि उन्होंने कहीं गठबंधन नहीं किया। अगर वो भाजपा से गठबंधन कर लेते तो शायद ये स्थिति नहीं होती, अगर वो इंडिया गठबंधन में आ जाते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। दूसरे एक ये टैग लग गया इस चुनाव में मायावती के ऊपर कि वो बसपा को या दलितों के हितों का उनको कोई ज्यादा सरोकार नहीं है, वो दलितों के वोट बैंक से अपनी राजनीति को, समीकरणों को साधने की कोशिश करती हैं, और जो दलित की स्थिति है वो जस की तस बनी रहती है। क्योंकि आप देख लीजिए कि आनंद को उन्होंने बनाया, उत्तराधिकार सौंपा, उसके बाद उन्होंने भाजपा के दबाव में आके उसको हटा दिया गया। ऐसे ही आप जौनपुर में ले लीजिए, जौनपुर में धनंजय की पत्नी को वहां टिकट दे के प्रत्याशी बनाया, और जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि यहाँ से ये हमारे प्रत्याशी हार जाएगा, तो वो दबाव जब बना, राजा भैया गए वहां मिलने के लिए अमित शाह से बंगलौर, लौट के आए तो पता लगा एक ग्रेसफुली रास्ता धनंजय जी को मिल गया कि साहब उन्होंने टिकट बदल दी। इससे दलितों में ये मैसेज गया कि लगता है कि हम एक बिकाऊ हो गए, अब टिकाऊ नहीं बचे हैं। तो ये जो स्थिति मानसिकता हुई, और अब की जो सबसे ज्यादा जो इतना शायद नहीं होता, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने मेरी नजर में एक बहुत बड़ी गलती हो गई, जो उन्होंने 400 का परसेप्शन बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश में 80 का परसेप्शन बनाने के लिए जो उन्होंने एक ये संख्या छोड़ी कि हम 400 पार होंगे और 80 ले लेंगे, 80 में 80 ले लेंगे, विपक्ष ने, या इंडिया गठबंधन ने उसको पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया और उसको रिबाउंस करते हुए कह दिया कि ये तो संविधान बदल देंगे। तो उससे दलितों में ये मैसेज चला गया कि हमारे अंबेडकर साहब का संविधान ही बदल देंगे। उसका परिणाम ये हुआ कि मतलब आप देखिए कि क्या स्थिति पैदा हो गई कि 80 तो छोड़िए 33 में आके सिमट गए। और जो समाजवादी पार्टी जो गेस्ट हाउस कांड के बाद दलित उनको फूटी आंख नहीं सुहाता था, और जो 19 में गठबंधन हुआ था उसमें यादवों ने तो वोट बसपा को दे दिया, लेकिन बसपा ने बावजूद गठबंधन के समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया। बसपा को 10 मिल गई और समाजवादी पार्टी की 5 ही रह गई, बसपा वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन अपने उस नाराजगी को भी संविधान संशोधन की बात को लेकर जो विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने नीचे तक पहुंचाने की कोशिश की, तो उनकी योजना सफल रही
और उसमें सारा दलित वोट बैंक बसपा से खसक के इधर आ गया और वो आधे की स्थिति में आ गया। मुझे नहीं लगता है कि अब वो फिर उस ढंग की मुहिम हो कि जो बसपा का विश्वास लौटा सके। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि कई हमारे दलित चिंतकों से उनसे बात हुई तो वो शुरू से ये बात कह रहे थे कि अब मायावती के प्रति उनका भरोसा टूट गया है। अब वो खुद विकल्प ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हमारी समस्याओं का, कहाँ हमारी प्रॉब्लम्स का समाधान हो सकता है। शायद यही कारण है कि मायावती को एक भी सीट नहीं मिली, जो 19 में 10 सीटें मिल गई थी। और आपकी कई जगह तो मतलब आप ये सोचिए, नगीना जैसी जगह पर, मतलब जो नगीना उनका बहुत मजबूत गढ़ रहा है, वहां पर वो जो पहले 2 लाख थे वो करीब मतलब हजारों में आके ठहर गए। मतलब वहां उनको कोई मत ही नहीं मिल पाया। तो ये जो स्थिति है ये सीधा संकेत दे रही है कि बसपा के लिए सबसे ज्यादा इस 24 के चुनाव में सबसे बड़ा संकट अगर पैदा हुआ है तो बसपा के सामने हुआ है। जी प्रमोद जी, जो आंकड़े मेरे पास उसके हिसाब से अगर देखिए तो 2014 में 1,59,00,000 वोट मायावती के मिले थे, करीब 19% से भी ज्यादा थे। 2019 में 1,66,00,000, वो भी 19% से ज्यादा थे। लेकिन इस बार तो करोड़ का आंकड़ा छू ही नहीं पाई। 82,53,000 यानी 9.39% पे आके आंकड़ा रुक गया। यानी अब तक की सबसे बुरी स्थिति में मायावती। लेकिन जो प्रमोद जी कह रहे थे, ऋचा जी, उसी बात से मैं आपकी तरफ सवाल लेकर के आता हूं कि एक विकल्प तो दलित बिरादरी के लोग ढूंढ रहे थे। आपने एक विकल्प 2014 में तैयार भी किया, लेकिन महज 10 सालों में दलितों का मोहभंग आपसे भी हो गया। और यही वजह थी कि इस बार दलित वोट बैंक शिफ्ट कर गया इंडिया गठबंधन को। देखिए मनोज सर, देखिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की राजनीति करने वाली पार्टी है और हम किसी जाति विशेष की ना राजनीति करते हैं और ना जाति विशेष के वोट बैंकों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा ये प्रयास जरूर होता है कि समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और इसके लिए सब भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने इतिहास में एक लंबी मेहनत की है, संघर्ष किया है और जिसको सिर्फ सवर्णों की पार्टी कही जाती थी, वो पार्टी दलितों और पिछड़ों का रिप्रेजेंटेशन कैसे सुनिश्चित हो, उनसे कैसे जुड़ा जाए जमीनी स्तर पर, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 365 दिन 24 घंटे काम किया है। ये हम सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है। रही बहन कुमारी मायावती जी की बात, तो देखिए जनतंत्र में जनता ही राजा होती है और जनतंत्र में जनता ही ये तय करती है कि कब किसको कितना देना है और इसको लगातार जनता ने अपने जनादेश के माध्यम से सिद्ध भी किया है। भारतीय जनता पार्टी को 2024 में जनता ने जनादेश दिया है और एनडीए की एक मजबूत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनी है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में ही विशेषकर दलितों और पिछड़ों के हितों का कैसे ध्यान रखा जाए, इसके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर लागू किया गया, बीच में से बिचौलियों को खत्म किया गया, जनता के खाते में सीधे पैसे पहुंचे। तमाम दलित महिलाएं आज प्रधानमंत्री मोदी जी से सीधे संवाद करती हैं। सफाई कर्मियों का पैर धोकर मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देते हैं कि किस तरीके से हमारे लिए जनतंत्र में जो दलित, पिछड़े और वंचित समुदाय के लोग हैं वो आदरणीय हैं और वो श्रद्धेय हैं और इसी परिपाटी पर लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जरूर भारतीय जनता पार्टी को हमारी जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप परिणाम नहीं मिले। लेकिन मानस सर, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो इंडी गठबंधन को सीटें मिली हैं, ये कोई इनकी नेता, नीति और नियत का परिणाम नहीं। ये एक बेमेल गठबंधन हुआ था जो कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए किया गया था और वोटों के ध्रुवीकरण का इनको जरूर फायदा मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस जनादेश को शिरोधार्य करती है, हम सर झुकाकर इसका आदर करते हैं। हम किसी ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ते हैं और किसी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं बताते हैं। हम अपनी कमियों को और अपनी जो हमारी ताकत है हम उसके ऊपर समीक्षा कर रहे हैं और हम इस समीक्षा को जल्दी पूरा कर लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप अभी भी देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐतिहासिक रूप से
पहली बार देश में कोई ऐसी सरकार बनी है जो बिना गैर कांग्रेसी है, बिना कांग्रेस के सहयोग के तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। आप कैबिनेट को भी देख ले तो आप कैबिनेट में आप देखेंगे कि किस तरीके से हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया है। और जीतन राम मांझी जी हमारी कैबिनेट में है, जिस जाति को लोग पूछते नहीं थे, उनका अपमान करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दलित और पिछड़ों का वोट बैंक नहीं लेती है। हमने तो इस बात का भी स्पष्ट रूप से जनता के बीच में संदेश दिया कि किस तरीके से इंडिया अलायंस ने पिछड़ों और दलितों का जो आरक्षण था उसको वोटों के ध्रुवीकरण के लिए एक धर्म विशेष को देने की बात अपने मैनिफेस्टो में भी कही और इतिहास में करके भी दिखाया, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो चाहे कर्नाटक हो। और बंगाल में भी आपने देखा कि किस तरीके से हाईकोर्ट का निर्णय आया। और 2011 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में किस तरीके से SC ST OBC के आरक्षण को खत्म करके उसको सिर्फ एक धर्म विशेष के आरक्षण तक सीमित कर दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दलित पिछड़े वंचित तबके का सिर्फ और सिर्फ चुनाव में वोटों के लिए उनका ध्रुवीकरण नहीं करती है, वोटों के लिए उनका इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि उनका उत्थान हो सके, वो मुख्य धारा में शामिल हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास करती है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन आप देख सकते हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे OBC वर्ग हो, चाहे वो आदिवासी वर्ग हो, उनके बीच में रहकर उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए नींव के पत्थर साबित करने वाले काम भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार किए जाते रहे हैं। और आगे भी हमारी प्राथमिकता में है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्राथमिकता में है कि दलित वंचित समुदाय को मुख्य धारा में शामिल हो सके। हालांकि प्रियंका गुप्ता जी आपकी बात पर काफी हंस रही थी, चलिए उनके पास चलेंगे, लेकिन तारिक साहब के पास पहले चलते हैं। तारिक साहब, इस बात की एक आशंका जाहिर की जा रही है कि दलित वोट बैंक कभी भी समाजवादी पार्टी के पास इसलिए नहीं आता है क्योंकि गांव देहात में पटती नहीं है आपका जो कोर वोट बैंक है उसकी और अनुसूचित जाति की। ये कहा जा रहा है कि इस बार आप लोगों ने संविधान खतरे में बताकर आरक्षण खत्म हो जाएगा, ऐसा डर दिखा करके दलितों का वोट हासिल तो कर लिया, लेकिन ये आपके साथ मजबूती से बना रहेगा आगे भी, इस बात को लेकर के बड़ा संशय जाहिर किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो वोट बैंक कहना क्या चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं कि जी मैं ये पूछ रहा हूं कि आप कहना ये चाहते हैं कि हमने उनको बेवकूफ बना दिया क्या? क्या वो प्रबुद्ध नहीं है? होने के नाते मैं क्यों कहूंगा, मैं तो सिर्फ वही कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी या आपकी वो जो बात को कह रहे हैं कि इस बात को सुन लीजिए, वही वोटर, वही दलित, वही OBC 22 में इनको प्रचंड बहुमत दे दे तो वो प्रबुद्ध, और अगर वही लोग, वही वोटर, वही दलित, वही मुसलमान, वही अगड़े, वही पिछड़े, वही महिलाएं हमें वोट दे दे तो वो पोलराइज हो गए, बहकावे में आ गए, अब वो प्रबुद्ध नहीं है 2 साल बाद। ये कैसा मानक है? मानस जी ये कैसा मानक है? क्या आप इस मानक को मानते हैं? मुझे लगता है कोई भी सेंसिबल आदमी जिसके पास सेंस होगा वो कहेगा ये नॉनसेंस टॉक है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कहता हूं, मैं सुन लीजिए मुझे आप मैं तारिक भाई ये मानता हूं कि बीजेपी की सरकार से जो मतदाता नाराज हुआ, चाहे वो भूख की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से, उसके पास एक अच्छा विकल्प था इंडिया गठबंधन के तौर पर, वो आपकी तरफ। बिल्कुल मैं ये मानता हूं कि जो जनता है उत्तर प्रदेश की वो प्रबुद्ध है, सबके सब बहुत समझदार है, और उनका निर्णय पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, उनके प्रबुद्धता पे। तो बीजेपी लगातार कह रही है कि ये कह दिया वो कह दिया, तो आपको क्या हमने मुंह पे टेप लगवाया था आपके, या कनपट्टी पे बंदूक रखी थी कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है? मोदी जी ने मन से नहीं चिल्लाया कि जब तक अंबेडकर वापस अगर पैदा हो जाएंगे, एक तो अंबेडकर जी अब पैदा नहीं होंगे, यही विवादित बात उन्होंने कही, तब भी आरक्षण को खतरा नहीं। तो हम लोग नाटक कर रहे थे, हम लोग झूठ बोल रहे थे, तुम रोज गपा गपा आरक्षण खाए जा रहे हो। 15 उदाहरण दूंगा जहां आरक्षण कम किया इन्होंने, मुझे समय दीजिएगा तो बताऊंगा, लिख के रखता हूं सब मैं। अब बात सुनिए, जब दलित वोट इनको दे देता है तो वो प्रबुद्ध है, हमको दे दिया तो वो बहकावे में आ गया। क्यों भाई, क्यों?
वो इनको वोट देता था, अगर दिया उसने तब भी प्रबुद्ध था, वो बीएसपी को देता था वो तब भी प्रबुद्ध था, और आज वो हमको वोट दिया है, हम उसका हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि वो प्रबुद्ध है, वो समझदार है, वो निर्णय करेगा कि उसको किधर जाना है, किसको वोट देना है ना। अब मुसलमानों के आरक्षण की बीजेपी के प्रवक्ता ने बात की कि हम लोग ध्रुवीकरण कर रहे हैं और मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं, इन्होंने कर्नाटका में रोका, बड़ी अच्छी बात कही। इनके अलायंस पार्टनर है चंद्रबाबू नायडू, 4% मुसलमानों को, अरे वायरल छोड़िए, पहले मोदी साहब ने कहा कि जब तक जिंदा हूं, मैं अल्फाज बोल रहा हूं, सिर्फ मुंह मोरे मेरे और सब कुछ मोदी के बोल, जब तक जिंदा हूं मुसलमानों को आरक्षण नहीं दूंगा। इसको लिख लीजिए, ये मोदी साहब ने बोला है, ये मोबाइल में सुना दूंगा, टकाटक रोज सुनाता हूं सबको। अब उधर चंद्रबाबू नायडू के लड़के ने कहा कि 4% मुसलमान को आरक्षण दूंगा, जो वहां के इमाम जो मौलवी साहब हैं उनको तनख्वाह दूंगा, ठीक है, मस्जिद की बाउंड्री कराऊंगा, मुसलमानों को इंटरेस्ट फ्री लोन दूंगा। ये तुष्टीकरण नहीं, जान देने की बात, जिंदा रहूंगा जब तक, तब तक मुसलमानों को आरक्षण नहीं दूंगा। ये क्या है? अब विचारधारा कहां चली गई? तेल लेने कहां गई विचारधारा? अब कोई विचारधारा नहीं है। सत्ता के लिए, सत्ता की मलाई चाटने के लिए किसी हद तक गिर जाएंगे नरेंद्र मोदी। 240 वोट हिंदुओं से क्या कह के मांगा था भारत की, मुझे वोट दो, मैं संरक्षित करूंगा तुम्हारा आरक्षण। अब क्या हुआ? अब तो सुबह शाम चंद्रबाबू नायडू को, बाबूजी खाना खाया आपने? अरे भाई दोपहर का खाना खा लीजिएगा, दवा भी दिन की खा लीजिएगा, आप ठीक है? अरे मुसलमानों को आरक्षण 4 नहीं 15 दे दो, 4 नहीं 15 दे दो भाई, मुझसे क्या मतलब? चुनाव से पहले तो मन से कुछ और कह रहे थे कि मुसलमानों का आरक्षण नहीं होने दूंगा जब तक जिंदा हूं। अब क्या हुआ? अब सत्ता के लिए कुछ भी करने, और यही मोहन भागवत साहब ने आगाह किया परसों। क्या बोला मोहन भागवत साहब ने? एक एक वर्ड को आधा घंटा समझने की कोशिश कीजिए मोहन भागवत साहब की। क्या क्या कहा? अहंकार की बात की, कहा जनता का काम करो, अहंकारी मत बनो, सब कुछ एड्रेस किया नरेंद्र मोदी को, सब कुछ। क्यों? क्योंकि वजह यह हुई कि मोदी और योगी ने समझ लिया कि यह जनता हमारी बंधुआ मजदूर है। ये राजनीति और लोकतंत्र के लिए घातक है, खतरनाक है, एटम बम है। और देवता तुल्य उत्तर प्रदेश और भारत की जनता ने इनको सबक सिखाया और बताया कि हम तुम्हारे बंधुआ मजदूर नहीं है, हम अपना निर्णय लेना जानते हैं, हम गलत सही का फैसला लेना जानते हैं। इसीलिए जहां 17 बैकवर्ड सीटों में से 15 जीतते थे, वहां अब 8 जीते, वो आधे हो गए, और हम 0 जीते थे 7 पे पहुंच गए। जो दलित सीट नहीं थी अयोध्या, वहां हमारा दलित कैंडिडेट जीता और प्रभु राम का आशीर्वाद हुआ। जिन्होंने राम के घर तोड़े थे, बिलखते आंसुओं को प्रभु राम ने देखा और करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी को, करारा जवाब। बिल्कुल सही हो गई कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। आपने, और ये सब कुछ मैं मानता हूं, ये सब कुछ भगवान राम ने कराया, हमारा इसमें कोई रोल नहीं, क्योंकि जो भगवान होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। इसी बिलीफ पे, इसी यकीन पे जिंदगी आगे चलती है। तो भगवान राम ने करारा जवाब दिया है। पूरे विश्व भर में जनता पूछ रही है, भैया ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ भैया ये कैसे हुआ? और हमने कहा कि भगवान राम ने जवाब दिया है। अहंकारी लोग ने कहा कि हम भगवान राम को लेकर आए। किसी मनुष्य की औकात नहीं है कि किसी भगवान को लेकर आए, किसी मनुष्य की, पूरे ब्रह्मांड में। बनाया था, जिन लोगों ने गाना बनाया जवाब उनको देना चाहिए। चलिए, लेकिन तारिक भाई, प्रियंका, रुकिए, गाने को एंडोर्स बीजेपी ने किया, गाने को एंडोर्स बीजेपी ने किया, गाने को एंडोर्स बीजेपी ने किया कि हम किसी मनुष्य को आज भी क्षमा मांगे भगवान राम से। किसी मनुष्य की हैसियत और औकात नहीं है कि वो भगवान को लेके आएंगे। जब जहां मर्जी होगी वहां भगवान आएंगे। तारिक भाई, साहित्यकारों का एक तबका हर युग में रहा है जो सत्ताधारियों का महिमा मंडन करता आया। हमको याद है मायावती, इसमें भी प्रमोद जी याद होगा, एक व्यक्ति ने माया पुराण लिख दी थी। फिर जब उनका समय आया तो उन्होंने मुलायम सिंह यादव के ऊपर एक पूरा कुछ लिख दिया, उन्होंने पूरा कोई पुराण उन्होंने लिख दी। उसके बाद अपने देखिए फिल्मों का दौर आ गया है, तमाम बड़े नेताओं की
जीवनियों पर जो फिल्म बनाई जा रही है, तो नहीं, ये तो नहीं, साहित्य नहीं, ये तो नहीं, यहाँ जो महिला मंडल करता रहा है उसमें देखिए साहित्य नहीं, नहीं, यहाँ मैं जवाब देना चाहूँ। वो तो नरेंद्र मोदी साहब को इसको खंडन करना चाहिए, बीजेपी को इसको खंडन करना चाहिए कि हमारा इस गाने से कोई लेना देना नहीं है, हमारी हैसियत इंसान की है, हम भगवान को नहीं ला सकते। अगर बीजेपी ने खंडन नहीं किया और अपने स्तर से इंडोर्स किया, इसका मतलब है कि आप सहमत हैं। ये गलत बात है, ये आप गलत बात कह रहे हैं। मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं आपकी बात से, मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं। उसका वो किया, चलिए खैर ये अलग बहस का विषय है, साहित्य पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे, आज राजनीति की बात करते हैं। प्रियंका गुप्ता जी, जिस तरीके से मायावती के वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी हमने देखा, जब ऐतिहासिक गठबंधन जिसको कहा जा रहा था कि बहुत ऐतिहासिक गठबंधन है, जब अखिलेश और मायावती जी साथ साथ आई थी, उस वक्त भी आप देखिए कि अनुसूचित जाति का वोट बैंक बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ। इस बार ऐसा क्या सेट किया नैरेटिव आप लोगों ने कि इंडिया गठबंधन के खाते में ये दलित वोट बैंक आ गया? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़े, उनके पास एक बेहतर विकल्प सामने आया ये, या फिर ये जो कहा जा रहा कि ये जो घूम घूम करके प्रचार किया गया गांव देहात में कि अगर बीजेपी आ गई तो इस बार आरक्षण खत्म, या उसका नतीजा था कि मायावती आधे पे रह गई और सीट उनकी 0? मानव जी देखिए, ये घूम घूम कर कोई प्रचार नहीं किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही किया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद थे और कुछ प्रत्याशी थे और या राजस्थान की उप मुख्यमंत्री थी, ये सभी लोगों ने खुद बोला कि हम 400 पार इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं। अब इसमें साथ में आज क्या सबकी वीडियोस वायरल हैं ऑलरेडी, तो ये बताइए कि उसमें अगर हम इस बात को कह रहे थे तो हम क्या गलत कह रहे थे। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकारी नौकरियों को खत्म करती चली जा रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि वो आरक्षण के विरोध में। आप बताइए कि कितने पीएसयूज बनाए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में? 0। और बेचे कितने, ये पूछ लीजिए इनसे। तो लगातार आप जब पीएसयूज बेचते चले जाएंगे तो सरकारी नौकरियां कहाँ देंगे आप? तो मेन जो चीज थी वो सबसे बड़ी ये थी कि लोगों को सच्चाई से अवगत कराना, तो हमने सिर्फ सच्चाई से अवगत कराया। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह जातिगत जनगणना की बात करी कि जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो इस विकास की रेस में कहीं सबसे पीछे है, क्या उसकी गणना करना कोई पाप है क्या? अगर उसकी गणना नहीं करेंगे तो उस तक हम सुविधाएं कैसे पहुंचाएंगे? जो सरकार की और जो लोकतंत्र की जो असली जो नीतियां होनी चाहिए, जो गांव गरीब और जो पिछड़ा है उसको आगे बढ़ाने की, यही तो नीतियां होती हैं सरकार की, जो लोक कल्याणकारी नीतियां होती, तो उनको आपको कैसे पहुंचाएंगे? आप बताइए, जनगणना होनी थी 10 साल के बाद, हमेशा से जनगणना होती है, पर नहीं 2021 में जनगणना क्यों नहीं करी? आज ये नीतीश कुमार जी के साथ में खड़े हो जाते हैं तो आप बताइए क्या आज भी आप विरोध करते हैं जनगणना का? आप चंद्रबाबू जी के साथ में खड़े हो जाते हैं तो ये बताइए कि आज आप विरोध करते हैं कि उस 4% जो आपने कहा, घूम घूम के कहा आपने कि वो 4% जो आपको आरक्षण दिया जा रहा है विशेष जाति को जिसमें मुस्लिम है, वो हिंदुओं का हक मारा जा रहा है। आप बोल के दिखाए प्रधानमंत्री, पर नहीं बोलेंगे। हकीकत ये है कि दलितों पर अपराध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बढ़ा। आप मध्य प्रदेश का नीतीश किस्सा देख लीजिए, मूत्रकांड कोई भूला है क्या? उसके बाद उन्होंने पैर भी धुले। आप बताइए, मुख्यमंत्री जी ने पैर भी धुले, क्या पाप धुल जाता है? आपने जो कर दिया, आपके नेताओं ने जो कर दिया वो क्या है? और मैं सबसे बड़ी बात ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तो कहा कि पैर धुल दिए, अरे पैर धुलने से क्या होगा? आप कलम चला के उनकी किस्मत बदल सकते हैं। आज भी सफाई कर्मी जब नाले में जाता है तो उसकी जिंदगी का कोई वो नहीं होती है गारंटी कि उसकी जिंदगी बचेगी या नहीं बचेगी। लगातार सफाई कर्मियों की मृत्यु हो रही है और उसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। क्या इतनी टेक्नोलॉजी हमारे देश में नहीं बन पा रही है आज तक? हकीकत है कि 10 साल में सोचा ही नहीं गया। उनके पैर धो के जब काम चल जा रहा था, पीआर मैनेजमेंट से काम चल रहा था, लाल कालीन बिछा दी और 2-4 लोगों को बुलाकर पैर धो दिए, काम हो गया। तो हकीकत ये है कि जनता समझ चुकी है कि ये पीआर वाली सरकार, इसको सिर्फ और सिर्फ कपड़े बदलने हैं, सूट बूट बदलने हैं, बाकी किसी के बारे में कुछ सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है। अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति आ जाती, पर बाकी सारे लोग कभी कहाँ? लोगों की कोई इनकम बढ़ नहीं रही है। महंगाई का जो असली मार है वो किस पर पड़ रही है? महंगाई की असली मार तो उन्हीं गरीब लोगों पर ही पड़ रही है ना, जो कहीं विकास की दौड़ में पीछे है।
तो हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपने 10 साल के कार्यकाल से ये सिद्ध किया कि वो गरीब की दुश्मन है, वो पिछड़ों की दुश्मन है, वो जो है जो ओबीसीज हैं, जो दलित हैं, SC ST हैं, उन सब की दुश्मन। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ये साबित करना कि हाँ मैं ओबीसी हूँ और मुझे जो है आप मुझे वोट दे दीजिए। कब तक वोट लेते रहेंगे आप उस बात पर? तो उसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सपाचट होने के कगार पे आ गई है। 33 सीटों पर सिमट गई और मुझे लगता है कि जैसे जैसे अभी चुनाव और होते जाएंगे कि लगातार पूरी खिसकती जाएगी। आप बताइए कि इतना मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी नहीं संभाल पा रहे हैं, आप किसी तरीके से आप इधर के लोगों को कोस रहे हैं। एक जनाधार को कोसना क्या सही बात है? हमने तो इतने चुनाव लड़े, हमने तो कभी नहीं कहा कि हाँ हमें हरा दिया, परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहना ये स्टार्ट कर दिया कि अयोध्या के लोग ऐसे हैं, ये वैसे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उन्हें मैसेज देना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं दिया। हकीकत ये भारतीय जनता पार्टी खींची हुई नजर आ रही है। और रही बात मायावती जी की, मैं कहना चाहूंगी कि बहन जी का जो जनाधार है वो घटा है। उन्हें रियलाइज करना चाहिए क्या क्या कमियां रही। लगातार वो पूरे चुनाव में मुझे वो प्रेशर में नजर आई, जिस तरह से प्रेशर जैसे आनंद जी को हटाना हो या अपने प्रत्याशी बदलना हो, तो उसे साफ दिखता है कि वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में काम कर रहे थे। पर उसका नुकसान क्या हुआ कि उनकी एक भी सीट नहीं। तो हकीकत ये है कि आज आपको दलित के मुद्दे पर और SC ST के मुद्दे पर बोलना पड़ेगा। आप बताइए कि दलित की बच्ची मध्य प्रदेश में जिसके साथ यौन अपराध हुआ, उसके पहले भाई को मार दिया, फिर उसकी माँ के साथ बदतमीजी की, उसके चाचा को मार दिया, और जब एम्बुलेंस में वो डेड बॉडी लेकर जा रही थी तो उसकी भी मृत्यु हो। मतलब ये हालत बना रखी है इस देश में कि आप कुछ भी करिए आपको कोई पूछने वाला नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चाल चरित्र चेहरा बन गया कि आप दलितों को प्रताड़ित करिए, दलितों को अपराध करिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं। आप बताइए कि अच्छा महिला तो सुरक्षा की बात आती है, जब इनके नेता मंत्री ही महिला अपराध में लिप्त हैं। आप बताइए अमित मालवीय जी, मतलब उनकी पूरी जो सरगना है वो IT टीम के, वो भी उसी काम में लिप्त है और उनकी टीम के जो कार्यकर्ता थे वो भी उसी काम में लिप्त थे। अब चलिए प्रधानमंत्री जी के प्रमोद, संसदीय क्षेत्र में, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में IT के जो इनके IT सेल के बच्चे हैं, उन्होंने रेप किया और 2 महीने तक घूमते रहे। अब IT सेल के सरगना के ऊपर जो है इल्जाम जिस तरह से लगाए गए, मुझे लगता है उसकी जांच होनी चाहिए और उन्हें भी जो है उनको भी सजा होनी चाहिए। क्योंकि एक चलिए ठीक महिला अपराध बड़ी चीज है। जब आप जाते हैं प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं, आप संविधान की शपथ लेते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको महिलाओं की रक्षा करनी पड़ेगी, आपको इस देश के बच्चों की रक्षा करनी है। पड़ेगी, आज आपको इस देश में सभी को बराबर रूप से देखना पड़ेगा, हमारा संविधान कहता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मंशा में है कि इस संविधान को ही बदल दिया जाए। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी की किसी भी वैसे उस नेता को कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसने ये पास कहा चलते हैं। कि 400 नंबर इसलिए चाहिए कि हमें जो है संविधान बदलना है। आपने कोई कार्रवाई की? पूछिए इनसे, कोई चलिए ठीक कार्रवाई है, नहीं की, क्योंकि ये जनता इनकी ने मंशा कार्रवाई की थी। थी, जनता को जो समझ में आया। लेकिन प्रमोद गोस्वामी जी, एक सवाल और भी है इससे जुड़ा हुआ कि एक एग्रेशन की कमी नजर आई, जैसे प्रियंका गुप्ता जी भी कह रही थी कि मायावती बहुत मजबूती से अपने समाज में संदेश नहीं दे पाई। कहीं ना कहीं पूरे चुनाव भर या कहीं बीते 10 सालों से एक दबाव जो है वो उनके हाव भाव से जाहिर होता है। आपको याद होगा, हम लोगों ने सभी ने देखा है कि मायावती तो अपने आक्रामक तेवर के लिए, अपने तल्ख लहजे के लिए, अपनी भाषा के लिए, कि वो किस तरीके से बात किया करती थी, वो चाहे वो नेताजी का नाम का संबोधन करें या अखिलेश के नाम का या किसी भी बड़े से बड़े नेता के नाम के संबोधन में भी वो कभी जी नहीं लगाती थी। तो जो उनका एक एग्रेशन जो नजर आता था वो अब नजर नहीं आता। क्या ये वजह है, या जिस तरीके से मायावती दलितों की इतनी बड़ी नेता किसी जमाने में हुआ करती थी, दलितों के अत्याचार के मामले में, उनके उत्पीड़न के मामलों में वो कभी भी मौके पर उस तरीके से नहीं जाती, सिर्फ एक ट्वीट कर देकर, भेज करके, और मीडिया के लोगों को फोन करके कि मैंने ट्वीट कर दिया, इसको चला दीजिए, बस यहीं तक विरोध सीमित हो जाता है। तो क्या जो मायावती के एटीट्यूड में उनका जो एग्रेशन था वो जिस तरीके से खत्म हुआ, क्या ये भी एक वजह थी कि दलित अब उनमें वो बात नहीं देखते जो कभी किसी जमाने में काशीराम के समय में या खुद मायावती के मुख्यमंत्रित्व काल में देखा करते थे? प्रमोद जी, इसको अनम्यूट कर दीजिए, आपकी डिवाइस म्यूट पे लगी है। हाँ, आवाज आई? जी बिल्कुल आई। आवाज आई? हाँ,
मानस जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मायावती जी जब काशीराम जी थे तब भी अगर उनके बयानों को मैंने तो बहुत ही से देखा है, कवर किया, आप जानते हैं। और उनके मायावती जी के साथ भी मैं कई बार दौरों पर गया भी हूँ। और उनका जो तेवर है वो यही था, दलितों के बीच में जो वो जिस मुलायम सिंह या मतलब नाम लेके जो आपने कहा जी शब्द का, तो आदर्श सूचक शब्दों को बिल्कुल दूरदराज तक नहीं आने देना, ये था। ये दलितों को अच्छा लगता था, दलितों को अपील करता था कि हमारी नेता दमदार नेता है। ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में तो पता ही नहीं लगा कि मायावती जी चुनाव लड़ रही हैं, रैलियां हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, वो क्या कह रही हैं क्या नहीं कह रही हैं, उसका कारण रहा। तो जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में मायावती जी फंसी हुई हैं, और केंद्र सरकार जो वहां से मतलब जो अपना तय कर रहे हैं, या वो उसकी दबाव कह लीजिए, या जो मायावती जी उस अंडर प्रेशर में, मतलब ये राजनीतिक गलियारे में खुलेआम चर्चा, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा मैं वही आपके सबके सामने रख रहा हूँ। तो उसकी वजह से आपकी वही कारण था कि शायद वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती, लेकिन भाजपा के दबाव में वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो पाई, क्योंकि उनको ये डर लगा, पता नहीं अगर हम इधर हमने अगर अखिलेश से या राहुल से बात करी तो उधर से ईडी चल दे, सीबीआई चल दे, तो पता लगा कि मुसीबत है। अच्छा तो इसलिए आपको वो बीच बोल रहा हूँ, 10 साल तक गर्दन तो सब कांग्रेस की सरकार ने भी दबा के रखी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी में। देखा कि दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आय की अधिक संपत्ति के मामले में कांग्रेस ने इस तरीके से सीबीआई लगा रखी थी कि जब चाहते थे गर्दन दबा देते थे। जब न्यूक्लियर डील का मामला है, गर्दन दबा दी, वोट इधर आ गया। तो ये तो कांग्रेस ने भी 10 साल तक पूरी गर्दन दबा के रखी, लेकिन उस वक्त फिर भी लोग बोल देते थे, नेताजी तो खैर बोल ही देते थे, बहन जी भी बोल दिया करती थी कि नहीं नहीं ये तो बहुत गलत पार्टी है, तो बाद में सीबीआई का दुरुपयोग करती, जब देखिए तब इस तरीके से। लेकिन उस वक्त बोल लेती थी, अब तो बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं। नहीं, देखिए तब में अब में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय कुछ मर्यादाएं, राजनीतिक मर्यादाएं थीं, तब ऐसा नहीं था। लेकिन इस बीच में पिछले कुछ समय से, कुछ वर्षों से वो मर्यादाएं तोड़ दी, सीधा सीधा एक खेल, खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया कि अगर तुमको ईमानदार रहना है तो हमारे पास आना है, और अगर मतलब अगर तुमको जो है तो बेईमान तुम हो तो तुमको जेल आना है, तो तुम तय कर लो। तो वही स्थिति हुआ, चाहे महाराष्ट्र में ले लीजिए, चाहे कहीं और जगह ले लीजिए, वहां से जो ही जिन पर आरोप लगाए, उसके बाद जब वो आ गए तो वो पता लगे कि बहुत अच्छे हो गए, नहीं भाई ये तो बहुत सही है। तो मायावती के सामने भी वही स्थिति रही। मायावती क्या ईडी नहीं आई, लेकिन मायावती समझ रही थी कि जब अजीत पवार को 7 दिन पहले ये कह रहे हैं, उसके बाद उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। या आप नायडू जी को ले लीजिए, वो 1.5 साल बंद रहे, उसके बाद गठबंधन में शामिल हो गए। तो ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है। तो मायावती ने समझ लिया कि यार पहले अपनी जान बचाओ, दलितों की जान तो तब बचाएंगे जब हम बचेंगे। तो वो अपनी जान बचाने के चक्कर में निश्चित रूप से उन्होंने कोई गठबंधन नहीं किया, और अपने को बचाने के लिए उन्होंने पार्टी के जो वोट बैंक है उसको सबको दे दिया कि जाने दीजिए। ये खुली बात है, या ये सीधे सीधे शब्दों में या कड़वे शब्दों में या जो भी कुछ कह लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। ये राजनीतिक दल जो है, तो वो जिस ढंग से एक तेवर होने चाहिए थे, मायावती ने कहीं कोई हमला नहीं किया, न विपक्ष में कोई बहुत सधा हुआ हमला किया, इंडिया गठबंधन पे भी बहुत सधा हुआ गठबंधन पर, भारतीय जनता पार्टी पे किया। तो ऐसा नहीं, देश की जनता, वो चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, और चाहे मुस्लिम हो, तो ऐसा नहीं है कि वो न कहे, बात अलग है, लेकिन समझता तो सब है। तो वही ये स्थिति हुई मायावती की। एक तो उनका एग्रेशन खत्म हो गया, क्योंकि मतलब उसकी डोर जो है वो दिल्ली में थी। दिल्ली से वहां से जो कठपुतली वाली स्थिति हो गई थी उनकी, कि उनको जिस ढंग से उसने उंगली से ऐसे नचाया, उस ढंग से नाचने लगे। उन्होंने कहा कि आप उत्तराधिकार से हटाइए, आनंद जी हट गए। वहां से धनंजय जी की बीवी का टिकट काटिए, उन्हें काट दिया। तो ये क्या संदेश, भले ही ठीक है, आवरण है, लेकिन समझ तो सब रहे कि सत्य क्या है। इसलिए मतलब तो इस ऋचा जी, वैसे ये बात ठीक है, लोग समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कि मायावती जी क्यों नहीं बोल पा रही है। उनको भी लगता है कि नहीं अभी तुरंत ईडी और तुरंत सीबीआई और आईटी सब इनकम टैक्स सब सारी एजेंसियां एक्टिवेट हो जाएंगी। लेकिन
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो मायावती को जो बीजेपी की बी टीम कहा गया और जिस तरीके का डर दिखता था मायावती जी को ईडी का, सीबीआई का, दरअसल ये भी एक तरीके से आपको नुकसान कर गया है। ये भले स्ट्रेटजी आप लोगों ने अपने फायदे के लिए बनाई हो या मायावती जी आपको फायदा पहुंचाने के लिए, ठीक कह रहे हैं मनोज जी, लेकिन वो बैक फायर कर गया उल्टा। आप क्योंकि पब्लिक समझ लेती कि मायावती जी क्यों नहीं बोल रही, वो जान रही कि पीछे बीजेपी बैठी है और सरकार है सेंट्रल में। अभी तुरंत जहां बोला, आकाश आनंद ने जैसे ही बोला, थोड़ा सा आकाश आनंद के तेवर तल्ख हुए, मायावती ने तुरंत उनको पीछे ले लिया, उनको उत्तराधिकारी भी पद से भी हटा दिया, उनको प्रचार में भी जाने से रोक दिया। तो दरअसल ये जो घटनाक्रम हुआ ये आपको नुकसान कर गया, इसलिए भी दलित वोट बैंक भाग गया कि आप उनके नेताओं को डराते और धमकाते हैं। मनोज जी, आदरणीय सुश्री बहन कुमारी रही, उनकी जो भी उनका एक्शन रहा इस पूरे चुनाव में, उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना ये हमारे राजनीतिक शिष्टाचार में नहीं है। लेकिन आप जिस तरीके की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, ये लोग तो अभी तक इंडी गठबंधन ये भी प्रचारित कर रहा था कि चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में ले लिया है, ईवीएम को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की संवैधानिक संस्थाएं सुरक्षित थी, और संवैधानिक संस्थाएं सुरक्षित थी इसीलिए ये परिणाम आए हैं। और ईवीएम का रोना इन लोगों ने अगले दिन से ही बंद कर दिया, जो कि एक दिन पहले कह रहे थे कि अगर परिणाम हमारे अनुरूप नहीं आए तो इसका मतलब ईवीएम में खराबी है। देखिए, और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था, और समाजवादी पार्टी और बसपा के अलायंस के बाद भी समाजवादी पार्टी और बसपा प्रदर्शन नहीं कर पाए, और जो दलित मतदाता था उसने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर भरोसा किया, नेतृत्व के ऊपर भरोसा किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा किया। और मैं आपको फिर से एक बात कहना चाहती हूँ कि जो 2024 के आम चुनाव हुए हैं, इसको किसी एक राज्य के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, क्योंकि आम चुनाव थे, ये पूरे देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव था। तो पूरे देश के तमाम दलित पिछड़े जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, एनडीए अलायंस के ऊपर और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा किया है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता सभा चट होने की बात कर रही थी। मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि दिल्ली में कांग्रेस की 0 सीटें हैं, त्रिपुरा में कांग्रेस की 0 सीटें हैं, उत्तराखंड में कांग्रेस की 0 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 0 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 0 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की 0 सीट आई है, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की 0 सीट आई है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की 0 सीट आई है और अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की आई है। आप देख सकते हैं कि 2014, 2019 और 2024 सर्वाधिक इतिहास का खराब प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया है। और मैं कांग्रेस पार्टी को यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि 2014, 2019, 2024 में कुल मिलाकर आपकी जितनी सीटें आई थी उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं। इंडिया अलायंस की कुल मिलाकर जितनी उत्तर प्रदेश में सीटें आई हैं उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी, कुल मिलाकर जितनी देश में सीटें आई उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं। तो जनता ने जनादेश दिया है, और जिस तरीके से तारिक खान जी जो है टीवी पे बैठ के मिमिक्री करने की कोशिश कर रहे थे, मैं इनकी बौखलाहट और छटपटाहट समझती हूँ, क्योंकि ये जोड़तोड़ करके सरकार बनाने का सपना देख रहे थे और अभी भी ये लगातार उसी सपने में जी रहे हैं। लेकिन एनडीए अलायंस मजबूती से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना चुका है। क्योंकि मैं आपको वो भी याद दिला दूं कि अभी जब मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे थे, तब अखिलेश यादव जी ने ऑन रिकॉर्ड कोट एंड कोट कहा था कि कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी चालू पार्टी है और इसके ऊपर भरोसा मत करना। धोखेबाज पार्टी है, चालू पार्टी है, धोखेबाज भी कहा, चालू पार्टी भी कहा। और किस तरीके से दोनों नेता दोनों तरफ के एक दूसरे के ऊपर अपमानजनक पप्तियां कस रहे थे, तो उनको लेना भी जरूरी टीवी पर, चूंकि आपका एक सम्मानित चैनल है तो उसको कोट करने की भी जरूरत नहीं समझती हूँ। तो ये बात तो सत्य है कि इनका कोई गठबंधन वैचारिक गठबंधन नहीं था, और 2019 में भी सपा ने बसपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन जिस अगले दिन ही गठबंधन टूट गया। और अब आप देखिएगा कि जिस तरीके से लगातार इनके अलायंस पार्टनर एक दूसरे को छोड़ के जाने की तैयारी कर रहे हैं। वायनाड में भी ये लड़ रहे थे, लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा तो इनका जो अलाई पार्टनर था सीपीआई और सीपीएम ही इनको लगातार चुनौती दे रहे थे।
कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने मना ही कर दिया है कि हम दिल्ली में मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो गठबंधन की गांठें तो खुलकर सामने आने लगी हैं। और भारतीय जनता पार्टी 2014-2019 में जब पूर्ण बहुमत में थी अकेले, तब भी हमने एनडीए की सरकार ही चलाई थी, क्योंकि हम अपने अलाइड पार्टनर को लेकर नैतिकता का भी परिचय देते हैं और अब उनके प्रति जिम्मेदार भी हैं। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उनको लगातार जो है मुख्य धारा में रख के उनके सम्मान के साथ हम एक सम्मानजनक सरकार चलाते हैं देश हित में, क्योंकि हमको भारत को विश्व गुरु बनाना है। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का हमारा लक्ष्य पूरा करना है और साथ ही साथ इस देश की सीमाओं को सुरक्षित करना है। मेहमानों के पास जाना है। तारिक खान साहब, एक छोटा सा जवाब आपसे भी चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि जितनी देर बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने को मिल रहा है मानस भाई, आप मुझे उसका आधा टाइम दे रहे हैं। पहली तो शिकायत ये, बाकी आपके विवेक पे है। मैं नोट कर रहा हूँ टाइम। अगर आप पहले राउंड का टाइम कि ऋचा सिंह ने ज्यादा समय आपको, मैं टाइम पे पूरी नजर रखता हूं। ऋचा सिंह मुझसे लगभग 1 मिनट ज्यादा बोली है। अरे कहाँ आप हमारी तुलना इन लोगों से करते हैं? हम राष्ट्रीय पार्टी, इस देश की दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन, 92 के बाद ये प्रदेश से बाहर नहीं निकल पाए। 2014, 2019, 2022 में जनता ने इनको आईना दिखाया है, लेकिन वही कहते हैं ना, 30 पार्टी पाक चुनाव में आप बढ़ती चली जाएंगी, सिमटती चली जाएंगी। एक घमंड अमेठी में घमंड आप दिखा रही हैं यहाँ बैठ के। अमेठी में घमंड अहंकारी लोगों को चुप कराइए। इनका घमंड तो अयोध्या में भी छूट गया। प्रलाप कर रही है, जनता ने दिखाया है कि जनता में जनता होती है। अहंकारी लोगों को चुप कराइए। हाँ, अब मैं उम्मीद करूंगा कि अहंकार में डूबे हुए लोग बीच में नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अरे हम दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल हैं, क्योंकि हमने लोगों को अपने साथ जोड़ा है। समाजवादी पार्टी तो अपने लोगों को साथ ही नहीं जोड़ कर रख पाती है। लगातार आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के बाद से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को जोड़ा। तारिक भाई आप कंप्लीट करिए। आप अरे ठीक है, सुनिए, पहले बीजेपी के प्रवक्ता को हम लोगों को गाली दें, फिर उसके बाद आप उनको हम लोगों के टाइम में भी बोलने का चांस दें। गाली देना हमारी संस्कृति में नहीं है। गाली देना हमारी संस्कृति में नहीं है। महिलाओं के चिंता करना आपकी संस्कृति में है, हमारी संस्कृति में नहीं है। देखिए, मैं डायरेक्ट किसी प्रवक्ता, मानस भाई, मैं डायरेक्ट किसी प्रवक्ता से बात नहीं करता हूं। मैं जब सुधांशु त्रिवेदी से डायरेक्ट नहीं बात करता हूं तो ये कौन है? मैं आपसे एड्रेस कर रहा हूं आपको, क्योंकि एक तरीके से आप चेयर है। भारतीय जनता पार्टी में जनता में एक नागरिक महत्वपूर्ण होता है। ये तुलना बड़े छोटे की आप ही करते रहिएगा तारिक जी, वो आप ही के ऊपर शोभा देती है। और जनता ने इसीलिए आपको 2014, 2019 और 2022 में दिखाया है। आप हमारे लिए बहुत सम्मानित है, उसमें कद और पद की कोई बात नहीं है। ऋचा जी बहुत सम्मानित प्रवक्ता है और उनको की बात कहने का, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। तारिक भाई आप कंप्लीट करिए ना। देखिए, बीच में आपने इतना बुलवाया है उनको, बाकायदा मौका देके, आपको मुबारकबाद। ये आपका चैनल है, आप जैसे एड्रेस करना चाहें करें, लेकिन देखिए एक तरीका होता है कि बीच में नहीं। मैं किसी के बीच में एक तो बोलता नहीं, सबको अपना अधिकार है। अहंकारी, अब मुझे आपको 3 या 4 मिनट देना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम आपने बीजेपी को नहीं दिया। अगर नहीं देंगे आप तो वो जनता निर्णय करेगी, बाकी आपका विवेक जाने। बीजेपी का अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है। पन्ना प्रमुख बनाए हर पन्ने पे, और कहा कि 5 लोगों की पन्ना समिति है, 50% वोट नहीं पोल करा पाए। झूठ बोलते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कोई पन्ना प्रमुख नहीं है, कोई पन्ना समिति नहीं है, सब झूठ है। कोई दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बात का एहसास दिला दिया है। अपने अंदर ये अहम रखना कि हम बहुत बड़ी पार्टी हैं, हम बहुत बड़ा जनता ने मैंडेट दिया। तो मैं शुरुआत करता हूं, अभी कांग्रेस के स्टेट गिना रही थी कि कहां कहां कांग्रेस हारी। जरूर हारी, जनता का जनादेश सराखों पर, देवता तुल्य जनता है। मैं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से जहां जहां कांग्रेस हारी है, उस देवता तुल्य जनता का धन्यवाद करता हूं। और अब इनका इतिहास बताता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 51 में जनसंघ बनाई, 3 सीट जीते पहला चुनाव।
दूसरा चुनाव 4 सीट जीते, फिर बोली बीच में, और आज हम फिर बोली, पार्टी है, आज इस देश फिर में बोलिए, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता इसको भारतीय जनता पार्टी के चुप साथ जुड़े कराओ हुए, भाई, इस देश की जनता भारतीय जनता चुप पार्टी के साथ जुड़ी चुप कराओ हुई इस है। औरत क्या को। बात करती है आप? तो एक तो आप इनको मानव जी इनको तमीज सिखाइए, चूंकि तारिक खान जी अपने मूल समाजवादी पार्टी के परिचय दे रहे हैं, अगर इनको बात करने की नैतिकता नहीं है तो, और इनको भाषा की मर्यादा नहीं है, तो इनको सबसे पहले भाषा की मर्यादा दिखाने की जरूरत है। बात करें इनको ये असल में यही समाजवादी पार्टी का असली चरित्र है। ये जैसे इनसे सवाल पूछने जाते हैं तो बौखलाहट में ये अपनी भाषा की नैतिकता भूल जाते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं आपको जवाब नहीं दे सकती, लेकिन मुझे पता है कि मैं एक सम्मानित चैनल पर बैठी हूँ और एक सम्मानित पार्टी की प्रवक्ता हूँ, उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मेरे एक एक शब्दों का अर्थ होता है। हम लोगों को अपनी भाषा की मर्यादा को जानना और मानना दोनों आता है, लेकिन आप वही समाजवादी पार्टी का जो मूल चरित्र है, महिलाओं का अपमान करना, उसका परिचय देते हैं यहाँ पर बैठकर। भाषा चलिए ऋचा जी, मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त दे दीजिए बिना इंटरप्ट किए हुए। तारिक भाई आप अपनी बात, लेकिन इनको भाषा की मर्यादा को सही सिखाइए। मर्यादा बना मेरे बोलने के बाद आप उनको समय दीजिए, मेरे बीच में न बोल। मेरे बीच में वो 3 बार बोल चुके। देखिए अब आप बीच में अगर टोकवाना है, मैं भारतीय जनसंघ का इतिहास बता रहा हूँ। आप क्या जनसंघ का इतिहास बताएंगे? समाजवादी पार्टी का इतिहास जाके सुनाइए। बिल्कुल नहीं, मैं बीच में चिल्ली में नहीं बोलता ना। आप लोगों के दलित महिला मुख्यमंत्री, जैसे मैं जानता हूं ना कि सत्ता को आपको एडवांटेज देना है, मैं जानता हूं ये बात। अगर ये न बोले तो मैं बोलूं, 2 लोग कैसे चिल्लम चिल्ली करेंगे? या तो मछली मंडी बना दी जाए, या आप मछली मंडी बना दी जाए। आप लगातार बीजेपी को, आपका चैनल लगातार बीजेपी को एडवांटेज दे रहा है, और मेरे बीच में बोलने के बाद भी आप उनको म्यूट नहीं कर रहे, मना नहीं कर रहे, मैं चुपचाप, और मैं लगातार में बोल नहीं रख रहा हूँ, मैं लगातार चुप रहा। अब मैं तारिक भाई को जवाब दे देता हूँ। तारिक भाई, पूरे हिंदुस्तान में आप अकेले ऐसे नेता हैं जो न्यूज 24 पे आरोप लगा रहे, वरना न्यूज 24 की इमेज तो ऐसी है कि लोग कहते कि ये तो सत्ता विरोधी है। सच कह रहा हूं, आप अकेले ऐसे नेता है हिंदुस्तान में। चलिए तारिक भाई, आप कंप्लीट करिए। अगर आप देखिए, अगर आप नहीं अपनी बात रखेंगे तो जबरदस्ती कोई नहीं बुलवा पाएगा। अगर आपको अपनी बात कंप्लीट करनी तो मैं मछली मंडी बनाऊं, आप चाहते हैं उनके साथ लड़ूं बैठ के? भाई सामने वाला चुपेगा तब तो मैं मछली मंडी 5 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, ये वो, मैं क्या, मुझे अधिकार है अपनी बात का। मेरे बीच में 3 बार, ये 3 बार बोली, मैं इनके बीच में नहीं बोला। आपको इस बात को कहना चाहिए। देखिए फिर देखिए लगातार बीच में कूद रही है। यही आदत है, यही भाजपा की आदत है, यही भाजपा की आदत, यही भाजपा की आदत। मैं कंप्लीट करूंगा। देखिए, इन्होंने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस खूब हारी। हम मानते हैं कांग्रेस हारी या इंडिया गठबंधन हारा, लेकिन हर पार्टी अपने उतार चढ़ाव से गुजरती है। पहले 5 चुनाव में भारतीय जनसंघ 80 सीट पूरी नहीं कर पाई थी, फिर जाकर जनता पार्टी में विलय कर दिया। वो उनका बुरा वक्त था, शायद अब कांग्रेस का बुरा वक्त आया हो, या फिर से अच्छा वक्त आ जाए। मगर मोहन भागवत साहब ने आज कहा कि विपक्ष को भी बराबर लोकसभा में सुनना है और सम्मान देना है। आज या कल परसों जो उन्होंने वक्तव्य कहा, कितनी अच्छी बात कही। क्यों? विपक्ष को इतना सम्मान दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी को प्रतिनिधित्व करने यूएन भेज दिया। आज क्या है? मार डालो, काट डालो, जेल में बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, चाकू घसोड़ दो, सीबीआई को भेज दो, कुछ भी कर दो। ये गलत है। ये हिंदुस्तान की जो संस्कार है, लोकतांत्रिक संस्कार, उसके मूल्य नहीं रहे। आप भी अपना इतिहास देखिए, पहले 3 सीट, फिर 4 सीट, फिर 14 सीट, फिर 22 सीट, फिर 35 सीट, और फिर जनता पार्टी में विलय, और फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, फिर 2 सीट। तो भाई कुल मिला के 80 नहीं बनती है। अब आप कह रहे हो कि जितनी आपकी थी टोटल नहीं हुई, बुरा दौर होगा, स्ट्रगल टाइम है, संघर्ष का समय है। समाजवादी भी मानती है कि उसके संघर्ष का समय है। हम संघर्ष कर रहे हैं, जनता के बीच में मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। और अगर जितनी भी जनता ने हमको वोट दिया,
हमको वोट दिया, हमारा वोट परसेंटेज 2019 की लोकसभा में 15% बढ़ गया। बताइए किसने बढ़ाया 15% वोट? उस पार्टी का नाम बताइए जिसने पिछले लोकसभा से इस लोकसभा में स्टेट में 15% वोट बढ़ाया। नाम बताइए, बताइए ना, बोलिए, बताइए ना नाम। और इनका परसेंटेज 9 गिरा, 49 पॉइंट कुछ से 41 पहुंच गए। क्या बताता है ये? 6 मंत्री उत्तर प्रदेश में हार गए। क्या बताता है ये? कोई संदेश नहीं। आप अयोध्या हार गए, आप बनारस की एडजेसेंट सीट हार गए, हार गए। 7 हारे, 7 मंत्री हारे हैं। ठीक है 7 हारे, मैं अपनी गलती मानता हूं, 6-7 मंत्री इनके हार गए। तो मैं फिर बीच में पांचवी बार बीच में कूदी। देखिए भारतीय जनता पार्टी का काम देखिए, पांचवी बार मेरे बीच में कूदी, पांचवी बार बीच में कूदी। अपने समय में भी बोलेंगी, अपने समय में भी बोलेंगी। इस बहस का कोई अंत नहीं, इस चर्चा को ही समाप्त करते। प्रमोद गोस्वामी जी, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत किया। ऋचा सिंह जी, तारिक भाई, आप सभी का बहुत शुक्रिया। प्रियंका गुप्ता जी भी इस चर्चा में शिरकत कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी के झगड़े के बीच में प्रियंका गुप्ता जी बीच में ही वो डिबेट छोड़कर चली गई, शायद उनको कहीं जाना होगा। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे मायावती के उत्तर प्रदेश में गिरते हुए ग्राफ की। बहुजन समाज पार्टी का आंकड़ा 2014 से लेकर के अभी तक लगातार नीचे जा रहा, और अब स्थिति ये हो गई कि 10 साल के भीतर मायावती का बेस वोट बैंक पूरी तरीके से खिसक गया, और 2014 के मुकाबले 2024 में वो आधा भी नहीं रह गया। ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से अब मायावती की राजनीति का जो अंत शुरू हुआ है वो शायद अब समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। यानी जो पॉलिटिकल इमेज बसपा की है, जो पॉलिटिकल कैरियर है, जो उनकी पकड़ थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। ये भी अलग बात है कि वो वोट बैंक बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खाते में शिफ्ट हो गए। चलिए आज इस चर्चा को ही विराम देते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।